वेल सो गुड मॉर्निंग बेटा। मेरी आवाज क्लियर आ रही है सभी को? जस्ट बताइए। हेलो, मेरी आवाज क्लियर है बेटा सभी को? यस, प्लीज रिप्लाई। वेरी गुड, वेरी गुड। हेलो। यस बेटा। तो आज जो है हमारा कल का लेक्चर पार्ट वन को हम कंटिन्यू करेंगे अभी 45 से 50 मिनट्स। और फिर आपके जो भी डाउट्स है और क्वेश्चंस है वो डाउट्स और क्वेश्चंस मैं बाद में एंटरटेन करूंगा। तो प्लीज़ यहाँ पे हम हमारा डिस्कशन स्टार्ट करेंगे। सो यस बेटा, गुड मॉर्निंग। बहुत अच्छी बात, सभी कनेक्ट हो गए हैं। यानी सब सीरियसली रिवीजन करना चाहते हैं और बिल्कुल सीरियसली करो। मैं आपको कहता हूँ कि यहाँ आपकी अगर पढ़ाई हो चुकी है और आपके पास टाइम है तो रिवीजन ये आपको बहुत हेल्प करेगी। और डेफिनेटली आईडीटी इस सब्जेक्ट में तो आप अबो 80 सोच सकते हो। बहुत से स्टूडेंट्स को लास्ट दो एग्जाम में अबो 80 मिले हैं। तो चलिए हम हमारा रिवीजन स्टार्ट करते हैं। आ जाएगा बेटा वो कल यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम की वजह से नहीं ओपन हो पाया, पर आ जाएगा। रमन, चलो स्टार्ट करें। तो हम कौन से डिस्कशन पे थे? हम थे, चलो डिस्कशन पे आ जाते हैं। हम थे सीटीपी एंड एनआरटीपी पे। हम्म, चलो इस डिस्कशन पे आ जाते हैं। कैजुअल टैक्सेबल पर्सन, क्या हुआ स्क्रीन क्यों नहीं आ रही है? सीटीपी एंड एनआरटीपी। तो यहाँ सभी पॉइंट्स ध्यान से सुन लो। जीएसटी में सीटीपी और एनआरटीपी कंसेप्ट क्यों लाया गया? देखो, अगर आपको कोई ऐसे अदर स्टेट से ऑर्डर आ रहा है जहां आपका एस्टेब्लिशमेंट नहीं है लेकिन आपको परचेस ऑर्डर आ चुका है। लेट्स टेक एग्जांपल, आपका जो है यहाँ पे एस्टेब्लिशमेंट महाराष्ट्र में है और आपको जो ऑर्डर आया है वो दिल्ली से ऑर्डर ऑर्डर आ गया है। आपका ऑर्डर कंफर्म है, सेल्स हो रहा है। तो ऐसे केस में सीटीपी बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है अगर आप गुड्स सप्लाई करें या सर्विसेज सप्लाई करें। क्यों? क्योंकि जब आप गुड्स को डिलीवर कर रहे हो, ध्यान से सुनिएगा, जब गुड्स एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जा रहा है और ऐसे स्टेट में जा रहा है जहां आपका कोई एस्टेब्लिशमेंट नहीं है, तो वो सिचुएशन में ऑर्डर पहले से कंफर्म है, सेल पहले से कंफर्म है, सप्लाई पहले से है। सप्लाई, सेल, ट्रांसफर, बार्टर, एक्शन, लीज, रेंटल, डिस्पोजल एक्सेट्रा। तो सप्लाई पहले से है, तो वो सिचुएशन में यहाँ पे सीटीपी बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप ये जो है इंटरस्टेट ट्रांजैक्शन कहा जाएगा और इसके ऊपर आईजीएसटी लगा सकते हो। ऑब्वियसली आपको आईजीएसटी लगाना पड़ेगा। मेरा कहने का मतलब ये है कि जब आप रिमूव कर रहे हो गुड्स या सर्विस दे रहे हो, अगर तब सप्लाई होगा तो सीधा सीधा अदर स्टेट में अगर जा रहा है तो वहां आपको आईजीएसटी लगाना पड़ेगा, सप्लाई माना जाएगा और गुड्स को डिलीवर करना पड़ेगा। लेकिन पॉइंट नंबर 2, बहुत सी बार जब हम गुड्स मूव कर रहे हैं फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर स्टेट या सर्विसेज से रिलेटेड, पहली बात करते हैं गुड्स से रिलेटेड। तो जब आप गुड्स मूव करते हो फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर स्टेट
तब सप्लाई नहीं है, यानी कोई सेल, ट्रांसफर, बार्टर, एक्सचेंज, लीज, रेंटल, डिस्पोजल एक्सेट्रा फॉर कंसिडरेशन इन द कोर्स ऑफ बिजनेस नहीं है। आप गुड्स अदर स्टेट में ले जा रहे हो जहां आपका कोई भी एस्टेब्लिशमेंट नहीं है, और वो अदर स्टेट में जब आप गुड्स ले जा रहे हो तो वहां उस एग्जीबिशन में समझ लो, या फिर आप रोड साइड शॉप लगा रहे हो, या वॉट एवर इट में भी, या आप कस्टमर के डोर पे जाके सेल कर रहे हो। तो अब ये सिचुएशन में जब आप वहाँ एग्जीबिशन वगैरह में जाओगे और वहाँ जाके आप सप्लाई करने वाले हो, तो वो केस में आपको सीटीपी के रजिस्ट्रेशन करने पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि आप अदर स्टेट में जाके सप्लाई करोगे तो सीटीपी के रजिस्ट्रेशन करने पड़ेंगे। तो इसके वजह से सीटीपी कंसेप्ट आया। जस्ट मिनट बेटा, कैमरा बंद हुआ है। तो ये केस में यहाँ पे सप्लाई जो है, जब आप उस एग्जीबिशन में जाके सेल करोगे उस वक्त सप्लाई माना जाएगा। तो यहाँ आपको सीटीपी के रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा, यानी जब गुड्स रिमूव हो रहा है इट्स नॉट अ सप्लाई। ध्यान सुनिएगा, जब गुड्स रिमूव हो रहा है तो ये सप्लाई नहीं है, नो सप्लाई। आपको सीटीपी का रजिस्ट्रेशन लेना है, सीटीपी का रजिस्ट्रेशन लेना है, और जब आप उस एग्जीबिशन में जाके सेल करोगे तो यहां जब सेल होगा तो यहां वो सप्लाई माना जाएगा, और यहां पे जीएसटी आपको पे करना पड़ेगा, मतलब जीएसटी की लायबिलिटी आएगी। लेकिन अगर आप सीटीपी का रजिस्ट्रेशन ले रहे हो तो वो सिचुएशन में ध्यान से सुनिएगा, सबसे पहले ये एक सेपरेट रजिस्ट्रेशन है जो टेम्पररी मिलता है। रजिस्ट्रेशन आपको यहाँ 90 डेज और एक्सटेंशन फर्दर 90 डेज, यानी मैक्सिमम 180 डेज का ही ये आपको रजिस्ट्रेशन मिलता है, क्योंकि आप वो स्टेट में जा रहे हो, कैजुअली जा रहे हो जहां आपका कोई एस्टेब्लिशमेंट नहीं है, तो आपको 90 + 90। लेकिन रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट ऐसी है कि अगर आप इस एग्जीबिशन में 10 डेज के लिए जा रहे हो तो ये 10 डेज का ही रजिस्ट्रेशन मिलेगा, पर मैक्सिमम 90 और एक्सटेंशन 90। नेक्स्ट 180 डेज के बाद एक सवाल था कि सर 180 डेज के बाद बड़ा लंबा एग्जीबिशन है, तो क्या 180 डेज के बाद भी हम एक्सटेंड कर सकते हैं? तो नहीं। इसका एक सर्कुलर आया था, और सर्कुलर ये था कि अगर आपका ये जो एग्जीबिशन है ये 180 डेज से ज़्यादा चल रहा है तो फिर आपको नॉर्मल रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करना पड़ेगा, और जहां एग्जीबिशन है उसका आपको मतलब जो जिसने एग्जीबिशन अरेंज किया उसका एक एनओसी देना पड़ेगा, और इसका डिटेल एड्रेस देना पड़ेगा। 180 डेज से ज़्यादा आपको ये रजिस्ट्रेशन नहीं मिल सकता। तो नेक्स्ट यहाँ सीटीपी रजिस्ट्रेशन है। सर एक सवाल है, मेरा ऑलरेडी मैं रजिस्टर्ड हूँ महाराष्ट्र में, तो मैं ऑलरेडी जीएसटी में रजिस्टर्ड हूँ, क्या उसके बाद भी मुझे सीटीपी का रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा? यस, सीटीपी ये एक सेपरेट प्रोसेस है, ये सेपरेट मैकेनिज्म है, तो आपको सीटीपी का रजिस्ट्रेशन सेपरेटली अप्लाई करना पड़ेगा इवन दो आप ऑलरेडी रजिस्टर्ड हो। चलिए सर कोई दिक्कत नहीं। अब ये बताइए कि सर यहाँ पे मैं ऑलरेडी सॉरी मैं अनरजिस्टर्ड हूँ, मेरा टर्नओवर 20 लाख से नीचे है, तो अगर मेरा टर्नओवर 20 लाख से नीचे है, या 10 लाख से नीचे है, या 40 लाख से नीचे है, और मैं कोई अदर स्टेट में जहां मेरी कोई एस्टेब्लिशमेंट नहीं है वहां मैं बिजनेस करने जा रहा हूं, अगर मैं वहां बिजनेस करने जा रहा हूं और वहां जाकर, ध्यान सुनना ये वर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट है, वहां जाकर आप सप्लाई करोगे, तो क्या वो सिचुएशन में मैं अनरजिस्टर्ड हूं तो क्या मुझे सीटीपी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा? यस, आपको ये टेम्पररी सीटीपी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा, और ये टेम्पररी सीटीपी रजिस्ट्रेशन लेके ही आप जा सकते हो। और थ्रेशोल्ड जो है, थ्रेशोल्ड सीटीपी को अप्लीकेबल नहीं है, कंपोजिशन स्कीम सीटीपी को अप्लीकेबल नहीं है, मतलब आप वहां जाके 2 लाख का भी बिजनेस कर रहे होगे तो भी आपको सीटीपी के रजिस्ट्रेशन लेने पड़ते हैं। ठीक है, कंपोजिशन लेवी भी आपका अवेलेबल नहीं है। चलिए सर कोई प्रॉब्लम नहीं, हमें ये समझ गया। सर ये बताइए कि यहाँ पे क्या सीटीपी रजिस्ट्रेशन में हमें टैक्स जब मेरा वहां जाके सेल होगा तब मुझे जीएसटी देना है? एक्चुअली देखा जाए तो जीएसटी के रिटर्न आपको तभी देने जब आप सेल करोगे एक्सेट्रा, लेकिन गवर्नमेंट ने एक सीटीपी में मैकेनिज्म रखा है। सर वो क्या? आपको एडवांस टैक्स देना पड़ता है। ध्यान से सुनिएगा, आपको एडवांस टैक्स देना पड़ता है, मतलब आपको अपनी एस्टिमेटेड लायबिलिटी पहले ही निकालनी पड़ती है, उसके बिना आपका रजिस्ट्रेशन नहीं होता है। सर इसको थोड़ा क्लैरिफाई कीजिए, मतलब क्या? आप पहली बात तो लॉ ये कहता है
कि अगर आप सीटीपी का रजिस्ट्रेशन ले रहे हो, कैजुअल टैक्सेबल पर्सन का, तो आपको 5 डेज बिफोर रजिस्ट्रेशन लेना है। ख्याल सुनिए, 5 डेज बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। अच्छा, 5 डेज बिफोर, और ये रजिस्ट्रेशन तभी मिलेगा जब आप एडवांस टैक्स दोगे। अब एडवांस टैक्स दोगे तो ही रजिस्ट्रेशन मिलेगा। तो ऐसे सिचुएशन में आपको एस्टिमेटेड टर्नओवर पहले ही निकाल लेना पड़ेगा, और उस एस्टिमेटेड टर्नओवर पे आपको यहाँ पे एडवांस में टैक्स देना पड़ेगा। नाउ लेट्स टेक एग्जांपल, आपने एस्टिमेटेड टर्नओवर किया 10 लाख, 10 लाख पे 18% का एडवांस में टैक्स दे दिया, और 10 लाख का बिजनेस अगर आपका एग्जीबिशन में नहीं हुआ, तो वो सिचुएशन में यहाँ पे समझ लो 5 लाख की हुआ, तो डिफरेंशियल अमाउंट आप RFD 01 में, आई रिपीट, RFD 01 में डिफरेंशियल अमाउंट आप रिफंड क्लेम कर सकते हो। नेक्स्ट, अगर आपने 10 लाख का ही एडवांस टैक्स दिया और उसके बाद में आपका टर्नओवर 20 लाख हो गया, तो डिफरेंशियल अमाउंट जो है आपको जब रिटर्न फाइल करोगे तब भी दिया तभी चलेगा। ठीक है, फिलहाल डिफरेंशियल अमाउंट पे कोई इंटरेस्ट वाला क्लॉज नहीं है। मतलब अगर आपका 10 लाख का एस्टिमेटेड टर्नओवर है और आपने जो है 20 लाख का बिजनेस कर दिया, तो क्या डिफरेंशियल अमाउंट हमें देने पड़ेंगे? नहीं। सो डिफरेंशियल अमाउंट देने पड़ेंगे, लेकिन क्या हमें उसका इंटरेस्ट देना पड़ेगा? इंटरेस्ट पे कोई भी अभी फिलहाल प्रोविजन नहीं है, आपको इंटरेस्ट देने की जरूरत नहीं है। चलिए, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जब तक आप एडवांस टैक्स नहीं दोगे आपको रजिस्ट्रेशन नहीं मिलेगा। ठीक है, अब यहाँ पे जो आप एडवांस में एस्टिमेटेड टर्नओवर पे टैक्स देते हो, उस एडवांस में एस्टिमेटेड टर्नओवर पे वो आपका पैसा टैक्स पे एडजस्ट नहीं हुआ होगा, वो आपके कैश लेजर में जमा रहेगा। आई रिपीट, वो जस्ट आपके कैश लेजर में जमा रहेगा, और आपके कैश लेजर में जमा होने के बाद यहाँ पे जब आप सीटीपी का रजिस्ट्रेशन फाइल करोगे, तो सीटीपी का रिटर्न फाइल करोगे, तो रिटर्न में आप टैक्स कंप्यूट करके बताओगे, और जितना आपने रिटर्न में टैक्स कंप्यूट करके बताया उतना आपके कैश लेजर से एडजस्ट हो जाएगा। बाकी का बैलेंस आपके कैश लेजर में पड़ा रहेगा, जो आप बाद में रिफंड भी क्लेम कर सकते हो। नेक्स्ट, अगर सर मैंने एक्सटेंशन लिया, मैंने 90 डेज का सीटीपी मिला था, उसके बाद में एक्सटेंशन के लिए अप्लाई किया, तो सर जब मैं फर्दर 90 डेज का एक्सटेंशन लेता हूं, तो क्या मुझे फिर से एडवांस टैक्स देना पड़ता है ऑन टोटल एस्टिमेटेड लायबिलिटी? यस, आपको एडवांस में डिपॉजिट, एक्चुअली इसे एडवांस टैक्स नहीं कहते हैं, एक्चुअली इसे एडवांस डिपॉजिट कहते हैं, क्योंकि ये पैसा टैक्स में एडजस्ट नहीं होता है, ये जस्ट जो है आपके कैश लेजर में पड़ा होता है, और जब आप रिटर्न फाइल करते हो, तो रिटर्न फाइल करते वक्त जो टैक्स आपने सेल्फ असेस किया उसमें आपका एडवांस टैक्स का डिपॉजिट एडजस्ट होता है। चलिए सर, ये बात हमें समझ में आई। ये बताइए सर, सीटीपी के लिए कोई सेपरेट रिटर्न है? नहीं, जो जनरल GSTR 1 है एज वेल एज यहाँ पे 3B है, वही आपको फाइल करने पड़ते हैं। मतलब ये हुआ कि यहाँ जो जब तक आपका सीटीपी का रजिस्ट्रेशन है, मतलब 10 डेज, 20 डेज, 30 डेज या 90 डेज तक का, तो जो आपका रजिस्ट्रेशन पीरियड होगा उस दौरान आपके GSTR 1 की जो ड्यू डेट्स आएगी या 3B की जो ड्यू डेट्स आएगी, ये नॉर्मल रिटर्न ही आपको फाइल करने पड़ेंगे। चलो सर, बढ़िया, ये बात भी हमें समझ में आ गई। नेक्स्ट यहाँ पे सर ये बताइए कि मैं जो है मेरा एस्टिमेटेड टर्नओवर है 10 लाख। ओके, मैंने टर्नओवर एस्टिमेट किया है 10 लाख। अब ये 10 लाख का टर्नओवर जो मैंने एस्टिमेट किया है, इसके ऊपर मेरा GST आ रहा है, GST @ 12% ले लो, तो यहाँ पे 1,20,000 जो मैं एडवांस में डिपॉजिट करूंगा। लेकिन मेरे पास इसके ITC पड़े हुए हैं, यहाँ सुनिएगा, इसके मेरे पास ITC पड़े हुए हैं, और 2 लाख का ITC मेरे पास पड़ा हुआ है जो गुड CTP के लिए जा रहा है। तो 2 लाख का ITC मेरे पास पड़ा हुआ है, तो क्या ये ITC मैं यूज कर सकता हूँ फॉर एडवांस डिपॉजिट? क्या सुनिएगा, क्या एडवांस डिपॉजिट के लिए आप ITC यूज कर सकते हो? बिल्कुल यूज कर सकते हो। मतलब आपको जो नेट एडवांस डिपॉजिट देना है, ध्यान से सुनिए, नेट एडवांस डिपॉजिट देना है, वो नेट एडवांस डिपॉजिट आपको यहाँ पे 0 आएगा। समझ लो, मैं थोड़ा ऐसा ले लेता हूँ, 2 लाख का ITC नहीं, मेरे पास 50,000 का ITC पड़ा हुआ है। 50,000 का ITC अगर मेरे पास पड़ा हुआ है, तो 1,20,000 माइनस 50,000, यानी आपको नेट एडवांस डिपॉजिट 70,000 ही देना है। सर ये बताइए कि यहाँ पे अगर मेरे पास 2 लाख का होता तो फिर आपको कोई भी एडवांस में डिपॉजिट करने की जरूरत नहीं है। तो एक CBIC क्लैरिफिकेशन से ये क्लैरिफाई कर दिया गया कि आपको जो है यहाँ पे ITC लेने के बाद जो नेट होगा वही एडवांस में डिपॉजिट देना है। ठीक है सर, यहाँ पे ये बताइए, यस CTP रजिस्ट्रेशन हो गया,
कैसे लेना चाहिए, 90 डेज और आप जीएसटी। और जहाँ तक देखा जाए तो आप फिर जो मंथली क्वार्टरली जो रिटर्न फाइल करोगे GSTR 1 और 3 भी, तो उस मंथली क्वार्टरली रिटर्न में अपना पूरा असेसमेंट विद आईटीसी आप क्लेम करोगे। तो ये था रिगार्डिंग टू सीटीपी। थोड़ा इसकी डेफिनेशन पढ़ लेता हूँ। Casual taxable person means a person who occasionally undertake the transaction। एक वर्ड इसमें इंपॉर्टेंट है, occasionally। occasionally undertake the transaction involving supply of goods or services or both in the course or furtherance of business whether, यहाँ प्रिंसिपल एजेंट। हाँ, अब मैं आपको एक और बात बता दूं, सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज मतलब ये सीटीपी का रजिस्ट्रेशन ओनली फॉर गुड्स नहीं है, ये सर्विसेज के लिए भी है। मतलब आप कोई अदर स्टेट में जा रहे हो जो, और वहाँ पे जाकर सर्विस दोगे, यानी पहले से कॉन्ट्रैक्ट फिक्स नहीं है, वहाँ पे जाके आपने सर्विस दिया, क्योंकि पहले से फिक्स होता तो वो तो इंटरस्टेट सप्लाई हो जाता, फिर तो वो आपको इंटरस्टेट का बिल दे दो, बात खत्म। लेकिन वहाँ जाकर आप बाद में सप्लाई करने वाले थे, तो आपको ये 5 दिन पहले का रजिस्ट्रेशन, एडवांस डिपॉजिट टैक्स एंड एक्सेट्रा, ये सब आपको सीटीपी के रजिस्ट्रेशन में देना पड़ेगा। ठीक है। इस पे आपको एक बात और कह दूं कि एक ज्वेलरी का क्लैरिफिकेशन था और यहाँ पे एक आर्टिस्ट का क्लैरिफिकेशन था, जो क्लैरिफिकेशन मैं आखिरी में सभी एक साथ पढ़ाऊंगा। प्लीज 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 प्लीज, कोई सवाल नहीं, कोई डाउट्स नहीं, कोई क्वेश्चन नहीं, मैं आपको टाइम दूंगा। अगर आपको अपने सवाल मेरे से एंटरटेन करवाने हैं तो मेरा डिस्कशन कंप्लीट होने के बाद ही सवाल डालो, सो दैट कि मैं उसको रीड कर सकूं और यहाँ पे एक्सप्लेन कर सकूं। सेकंड में आपको एक बात कह दूं कि ये रिवीजन बैच है, इस रिवीजन बैच में मैं सभी का यहाँ पे डाउट्स एंटरटेन नहीं कर सकता, जो मुझे रिलेवेंट लगे वही डाउट्स मैं एंटरटेन करूंगा। दूसरा, स्पैम बिल्कुल नहीं करने का, मैं ये रिवीजन बैच आपके लिए ले रहा हूं, तो बिल्कुल यहाँ पे स्पैम नहीं करने का। ठीक है। नेक्स्ट, यहाँ इसका फायदा आप जितना ले सको ये आपके ऊपर है। तो यस, आपका कोऑपरेशन मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ऐसे सिचुएशन में जहां तक देखा जाए तो गुड्स एज वेल एज सर्विसेज दोनों के लिए बिजनेस आप सप्लाई कर रहे हो एज ए प्रिंसिपल, एज ए एजेंट, ये कोई भी कैपेसिटी में, जहां आपका फिक्स प्लेस ऑफ बिजनेस नहीं है, तो वहां आप रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, सीटीपी रजिस्ट्रेशन के लिए दोनों के लिए ले सकते हैं। अब नेक्स्ट कंसेप्ट सिमिलर है एनआरटीपी। सीटीपी मतलब हम विद इन इंडिया एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जा रहे हो, उसे हम सीटीपी कहते हैं। एनआरटीपी मतलब बाहर का कोई पर्सन ऑकेजनली इंडिया में आ रहा है और बिजनेस कर रहा है। अब मैं इससे रिलेटेड आपको प्रोविजन बता देता हूं। अगर यहाँ का बायर, ध्यान सुननेगा, यहाँ का बायर ओके पहले से उसने गुड्स खरीद के इंपोर्ट किया है, तो जब वो इंपोर्ट किया है तो इंपोर्ट पे उसको बीसीडी और एसीडी 37 लगा होगा, या सर्विस इंपोर्ट की होगी तो सर्विस इंपोर्ट के वक्त यहाँ पे रिवर चार्ज में उसके ऊपर लाइबिलिटी आई है। अब सिटी एनआरटीपी कंसेप्ट क्या, एनआरटीपी मतलब नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन, यानी इंडिया के कोई बायर ने अभी तक परचेस नहीं किया, वहां का कोई बंदा, ध्यान सुनिएगा, वहां का कोई बंदा गुड्स इंडिया में ला रहा है और यहाँ आके सेल करेगा, या वहां का कोई बंदा यहाँ इंडिया में आके आने के बाद सर्विसेज देगा। तो नाउ जब वो इंडिया में आ रहा है तो उसकी कोई फिक्स प्लेस ऑफ बिजनेस या रेसिडेंस इन इंडिया नहीं है, कोई फिक्स प्लेस ऑफ बिजनेस और रेसिडेंस नहीं इंडिया में नहीं है। कोई वो एक्सपो में आ रहा है या कोई सर्विस प्रोवाइडर है, या आने के बाद सर्विस दे रहा है, तो ऐसे सिचुएशन में अगर एनआरटीपी है यानी नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन है, तो फिर वो केस में रिवर्स चार्ज नहीं लगता है। वो केस में अगर उसने यहाँ आने के बाद गुड सप्लाई किया या आने के बाद सर्विसेज सप्लाई किया, तो रिवर्स चार्ज में वो केस में लायबिलिटी आती है। सॉरी, रिवर्स चार्ज में नहीं, वो केस में एनआरटीपी पे लायबिलिटी आती है, रिवर्स चार्ज में लायबिलिटी नहीं आती है दोस्तों। तो ये एनआरटीपी एक स्पेशल कंसेप्ट है। नाउ लेट्स टेक एग्जांपल, कोई बंदा एग्जीबिशन के लिए कार ला रहा है इंडिया में, और इंडिया में एग्जीबिशन में या कोई एक्सपो है उसमें लाकर वो अपनी कार आगे सेल कर रहा है। तो ये बंदा जब इंडिया में कार लाएगा तो कस्टम्स के हिसाब से बीसीडी और एसीडी 37 और 39 जो भी होगा तो कस्टम कंप्लायंसेस तो करने पड़ेंगे। एक बार फिर से, बीसीडी एसीडी 37 39 जो भी होगा वो कस्टम कंप्लायंसेस तो करने पड़ेंगे। फिर यहाँ आके अगर वो कार सेल कर रहा है, तो यहाँ आके जब कार सेल करेगा तो उसका टैक्स एंड वो जो बंदा
आवाज आ रही है बेटा मेरी क्लियर? मेरी आवाज क्लियर आ रही है? चलिए, सॉरी बेटा, कोई रीज़न की वजह से क्लोज हो गया था सॉफ्टवेयर। मैं वापस से हम लेते हैं। तो एनआरटीपी, एनआरटीपी बेटा जो है, जो बाहर का बंदा इंडिया में आके सेल कर रहा है, तो वो सिचुएशन में या सर्विसेज दे रहा है, तो उसे रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा और उसे टैक्स देना पड़ेगा। लेट्स टेक ए वन एग्जांपल। यहाँ पे कोई डॉक्टर है और डॉक्टर जैसा हेयर ट्रांसप्लांट सर्विस, हेयर ट्रांसप्लांट सर्विस टैक्सेबल है, उसको कोई एग्जम्पशन नहीं है। कोई यूएस का डॉक्टर है और वो इंडिया में आया हुआ है, इसमें दो चीजें हो सकती है। अगर वो यूएस का डॉक्टर पहले से ही कॉन्ट्रैक्ट के अंडर में आ रहा है और हेयर ट्रांसप्लांट कर रहा है, सुनिए ध्यान से, यूएस का डॉक्टर पहले से ही कॉन्ट्रैक्ट में आ रहा है और हेयर ट्रांसप्लांट कर रहा है, तो कॉन्ट्रैक्ट पहले से ही है। अगर कॉन्ट्रैक्ट पहले से है तो ये इंपोर्ट ऑफ सर्विस माना जाएगा और ये जो है इंपोर्ट ऑफ सर्विस में रिवर्स चार्ज में आईजीएसटी लगेगा। लेकिन अगर वो डॉक्टर यहाँ आ गया और यहाँ आने के बाद वो सर्विस दे रहा है, क्योंकि पहले से कोई फिक्स नहीं, मुझे पता चला कि वो डॉक्टर आया हुआ है तो वो यहाँ आने के बाद सर्विसेज दे रहा है, तो अब रिवर्स चार्ज वाला कंसेप्ट या इंपोर्ट सर्विस वाला कंसेप्ट नहीं आएगा। अब जो है उस डॉक्टर को सर्विस देने के पहले, हेयर ट्रांसप्लांट करने के पहले 5 दिन पहले एनआरटीपी का रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा और एनआरटीपी का रजिस्ट्रेशन लेके बाद में वो मुझे सर्विस दे सकता है और उसका टैक्स वही पे करेगा। तो ये था रिगार्डिंग टू एनआरटीपी। बेटा बाकी सब प्रोविजंस जो है कि आपको 5 दिन पहले रजिस्ट्रेशन लेना है, आपको एस्टिमेटेड लाइबिलिटी पे टैक्स देना है, ये बाकी सब प्रोविजन सीटीपी जैसा है। वैसे सीटीपी और एनआरटीपी में क्या डिफरेंस है? सीटीपी को पूरा आईटीसी मिलता है, एनआरटीपी को पूरा आईटीसी नहीं मिलता है। एनआरटीपी ने अगर गुड्स पे इंपोर्टेड गुड्स पे कोई एसीडी 37 पे किया होगा, ओके, तो एसीडी 37 का ही आईटीसी मिलता है उसको। अगर एनआरटीपी इंडिया में आके जो भी गुड्स और सर्विसेज अपने बिजनेस के लिए खरीद रहा है, उसके आईटीसी एनआरटीपी को नहीं है। ओनली ब्लॉक क्रेडिट, अगर आप सेक्शन 17(5) पढ़ते हो तो इंपोर्टेड गुड्स पे जो उसने यहाँ पे जीएसटी दिया हुआ है, एसीडी 37 दिया हुआ है या एसीडी 39 दिया हुआ है, उसके ही आईटीसी उसको मिलते हैं। ठीक है, तो चलिए, ये था रिगार्डिंग टू सीटीपी और एनआरटीपी। अब यहाँ पे ये दोनों कंसेप्ट अलग अलग अप्रोच से डिस्कस कर लेते हैं। पहला, रजिस्ट्रेशन। सीटीपी कंपलसरी रजिस्ट्रेशन में आता है, एनआरटीपी कंपलसरी रजिस्ट्रेशन में आता है। सीटीपी को जो नॉर्मल रजिस्ट्रेशन का फॉर्म है वो है REG 01, उसके हिसाब से रजिस्ट्रेशन लेना है। सीटीपी को यस बिफोर कमेंसमेंट ऑफ द बिजनेस, यानी 5 डेज बिफोर कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस रजिस्ट्रेशन लेना है। और यहाँ पे पैन बेस्ड रजिस्ट्रेशन मिलता है। एनआरटीपी को रजिस्ट्रेशन REG 09 में लेना है, 5 डेज बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस लेना है। और इनको पैन बेस नहीं होता है, इनको यहाँ पे पासपोर्ट या अदर डॉक्यूमेंट बेस्ड रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता है। तो नेक्स्ट, थ्रेशोल्ड दोनों को अवेलेबल नहीं है। अगर इंडिया में आके 1 रुपए का भी गुड्स और सर्विस सप्लाई करते हो तो इनको जीएसटी लेना पड़ेगा। नेक्स्ट, कंपोजिशन स्कीम। कंपोजिशन स्कीम की अगर हम बात करें तो दोनों को कंपोजिशन स्कीम नहीं है। रिटर्न, सीटीपी को हमारे नॉर्मल रिटर्न है, GSTR1 और GSTR3 अभी तो 2 ही है, GSTR1 आउटवर्ड सप्लाई और 3B। और नाउ एनआरटीपी को GSTR5 जो है वो फाइल करना पड़ता है। सीटीपी को एनुअल रिटर्न नहीं है और एनआरटीपी को एनुअल रिटर्न नहीं है। यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट, एनुअल रिटर्न दोनों को नहीं है। नेक्स्ट, अगर हम बात करें आईटीसी प्रोविजन की, तो यहाँ पे सीटीपी को पूरे आईटीसी मिलते हैं, तो एनआरटीपी को जो है यहाँ जहाँ तक देखा जाए तो ओनली इंपोर्टेड गुड्स पे जो एसडी 37 पे किया उसका ही आईटीसी है, बाकी उसके ब्लॉक क्रेडिट है। नेक्स्ट, अगर हम बात करें तो सीटीपी और एनआरटीपी विल अप्लाई फॉर रजिस्ट्रेशन एटलीस्ट 5 डेज प्रायर टू कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। एडवांस में डिपॉजिट देना पड़ेगा अगर रजिस्ट्रेशन चाहिए तो 90 डेज और एक्सटेंशन फर्दर 90 डेज। अब एक सवाल आपका आ सकता है, कौन सा? सर ये बताइए कि सीटीपी को जो है यहाँ पे वहाँ का टैक्स देना पड़ता है, तो आईटीसी कैसे मिलेंगे? यहाँ पे
प्रोसीजर बहुत क्लियर आ चुकी है कि सीटीपी जो है, सीटीपी जब यहाँ टैक्स पे करेगा और अपना रिटर्न फाइल करेगा तो वो टैक्स होगा आईजीएसटी, और आईजीएसटी में आप यहाँ के क्रेडिट ले सकते हो। आपको ये पता है कि आईजीएसटी का रेवेन्यू अल्टीमेटली जो है इस स्टेट को जाने वाला है। तो ये केस में अब यहाँ पे इस पे बहुत क्लैरिटी आ चुकी है प्रोसेस में और वगैरह, कि यहाँ पे जो टैक्स की लायबिलिटी है वो आईजीएसटी फॉर्म में जो दी जाएगी और उसके अगेंस्ट में क्रेडिट भी लिए जाएंगे। चलिए, तो आई होप आपको ये क्लैरिटी आ गई है। सीटीपी और एनआरटीपी ये डिस्कशन हमने कंप्लीट किया है। चलो, कोई डाउट्स हो तो आप पूछ सकते हो। मैंने आंसर दे दिया है बेटा, और कोई डाउट? चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए बेटा, अब आते हैं सेक्शन 7, मीनिंग एंड स्कोप ऑफ सप्लाई। ठीक है, सेक्शन 7 सप्लाई का चार्ट याद करना। वैसे ये चार्ट मैं आपको याद दिला दूंगा, लेकिन यहाँ पहले से टैक्स पढ़ लेते हैं। सेक्शन 7, सेक्शन 7(1)(a), सेक्शन 7(1)(b) और सेक्शन 7(1)(c), ये तीनों क्लॉजेस में जो एक्टिविटी दी है या जो ट्रांजेक्शन्स दिए है उसे सप्लाई कहा जाता है। नाउ सेक्शन 7(1)(a) व्हाट सप्लाई इंक्लूड्स, तो ये कहता है ऑल फॉर्म ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज सच एज सेल, ट्रांसफर, बार्टर, एक्सचेंज, लाइसेंस, रेंटल, लीज और डिस्पोजल मेड और अग्रीड टू बी मेड फॉर कंसिडरेशन इन द कोर्स ऑफ बिजनेस। यानी प्राइमरीली सप्लाई होने के लिए ये 4 बेसिक कंडीशंस क्यूमुलेटिवली फुलफिल होना चाहिए। सेल ट्रांसफर वगैरह होना चाहिए, मेड और अग्रीड टू बी मेड होना चाहिए, फॉर कंसिडरेशन इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। क्लॉज बी अगर देखते हैं तो वो कहता है इंपोर्टेशन ऑफ सर्विस वेदर और नॉट इन द कोर्स ऑफ बिजनेस। ओके, तो आप अगर सर्विस इंपोर्ट करते हो फॉर कंसिडरेशन, आई रिपीट फॉर कंसिडरेशन, वेदर और नॉट इन द कोर्स ऑफ बिजनेस, उसे सप्लाई माना जाएगा। और क्लॉज सी जो है बेटा, क्लॉज सी ये कहता है एक्टिविटी स्पेसिफाइड इन शेड्यूल 1 मेड और अग्रीड टू बी मेड विदाउट कंसिडरेशन। तो चलिए इस चार्ट को थोड़ा हम डिटेल में देखते हैं। ओके, तो हमने जब रेगुलर क्लास की थी तो रेगुलर क्लास करते वक्त यहाँ पे एक चार्ट बनाया था, आपको याद होगा तो। यस, सेक्शन 7(1). ओके, तो सेक्शन 7(1) सप्लाई इंक्लूड्स और सेकंड पार्ट में सप्लाई एक्सक्लूड्स। ओके, इस चार्ट को अगर हम देखें तो सप्लाई इंक्लूड्स में आपके सामने इस तरह से स्ट्रक्चर आएगा, और सप्लाई एक्सक्लूड में ये साइड में क्या जो यहाँ पे शेड्यूल 3 के हिसाब से कौन सी एक्टिविटी सप्लाई नहीं मानी जाती है, ये डिस्कशन हमने साइड में देखा था। अब व्हाट सप्लाई इंक्लूड्स, अब सप्लाई इंक्लूड्स के बारे में अगर आप बात करते हो तो सेक्शन 7(1)(a) के हिसाब से यहाँ पे सप्लाई इंक्लूड्स में हमने 2 पार्ट किए थे। कौन से 2 पार्ट किए थे? विथ कंसिडरेशन, और यहाँ पे सप्लाई जो है विदाउट कंसिडरेशन जो शेड्यूल 1 में है। तो विथ कंसिडरेशन एंड विदाउट कंसिडरेशन। अब ये विथ कंसिडरेशन अगर देखा जाए तो इसमें 2 पार्ट थे, 7(1)(a) और 7(1)(b). 7(1)(b) अ प्राइमरी मीनिंग ऑफ सप्लाई जो आपको मैक्सिमम केस में लेना है। 7(1)(b) स्पेशल सप्लाई इन केस ऑफ इंपोर्ट ऑफ सर्विस, यहाँ पे फॉर कंसिडरेशन। तो सप्लाई फॉर कंसिडरेशन जो है बेसिकली ये बिजनेस टैक्स है, और बिजनेस टैक्स है तो वो सिचुएशन में अगर आपको कंसिडरेशन मिलेगा तो सप्लाई माना जाएगा, अगर आपको कंसिडरेशन नहीं मिलेगा तो सप्लाई नहीं माना जाएगा। तो ऐसे केस में यहाँ पे सबसे पहले तो जो प्राइमरी मीनिंग ऑफ सप्लाई है फॉर कंसिडरेशन वो देख लेते हैं, फिर हम जाएंगे शेड्यूल 1 में सेक्शन 7(1)(c) में, जहां कुछ ही ऐसी एक्टिविटी है कंसिडरेशन नहीं होने के बाद भी सप्लाई माना जाता है। तो सबसे पहले फॉर कंसिडरेशन, अगर आप यहाँ पे सेक्शन 7(1)(a) लो
तो सेक्शन 7(1)(a) कहता है, इसके स्टार्टिंग की लाइन है ऑल फॉर्म ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज। सबसे पहले यहाँ डेफिनेशन देख लेते हैं, व्हाट डू मीन बाय गुड्स और सर्विसेज। गुड्स और सर्विसेज की डेफिनेशन अगर आप देखते हो तो गुड्स मतलब एनी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी, ध्यान से सुनिएगा, गुड्स मतलब एनी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी और सर्विसेज मतलब एनीथिंग अदर देन गुड्स। अब सबसे पहले यहां आते हैं गुड्स की डेफिनेशन पे। एनी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी एक्सक्लूड्स मनी एंड सिक्योरिटीज, मतलब आपकी कोई ट्रांजेक्शन अगर मनी में है, पैसा दिया पैसा लिया बैंक से लोन बोरो किया वापस रीपे किया, तो जो मनी के ट्रांजेक्शन है या मनी को एक्सचेंज करके दिया तो वो ट्रांजेक्शन आपके गुड्स में नहीं आएंगे। एज वेल एज वो ट्रांजेक्शन जो है सर्विसेज भी एक्सक्लूड किए हैं, तो गुड्स और सर्विसेज से यहाँ मनी के ट्रांजेक्शन एक्सक्लूड कर दिए गए हैं। एज नेक्स्ट सिक्योरिटीज के ट्रांजेक्शन्स भी एक्सक्लूड किए हैं। मतलब अगर कोई यहाँ पे आप डिवेंचर्स, शेयर्स, बॉन्ड एंड एक्सेट्रा एज पर सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जो भी सिक्योरिटीज होगी अगर उसका सेल परचेस होता है तो ना वो गुड्स में है ना वो सर्विस में है। अगर सिंपल लाइन में कहा जाए तो मनी और सिक्योरिटीज के जो ट्रांजेक्शन्स होंगे उसके ऊपर जीएसटी नहीं आएगा दोस्तों। नाउ अगर गुड्स की हम बात करें तो स्पेशल इंक्लूजन क्या है? स्पेशल इंक्लूजन यहाँ पे एक्शनेबल क्लेम, ध्यान सुनिएगा, स्पेशल इंक्लूजन एक्शनेबल क्लेम। जनरली जब भी हम डेफिनेशन पढ़ते हैं, जैसे एग्जांपल सेल ऑफ गुड्स एक्ट में, सेल ऑफ गुड्स एक्ट में स्पेशली एक्शनेबल क्लेम एक्सक्लूड किया है, लेकिन यहाँ एक्शनेबल क्लेम जो है गुड्स में इंक्लूड किया है। क्यों? अगर आपको याद होगा तो लॉटरी, बेटिंग और गैम्बलिंग इसके टैक्सेस जीएसटी के साथ मर्ज कर दी है। मतलब अगर जीएसटी लगा रहे हो तो लॉटरी, बेटिंग, गैम्बलिंग पे भी जीएसटी लगेगा, उसके साथ मर्ज कर दिया है। तो इसका इम्पैक्ट क्या होगा? अब लॉटरी को बहुत से सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन में यह कहा गया है कि ये एक्शनेबल क्लेम है, तो लॉटरी, बेटिंग, गैम्बलिंग को एक्शनेबल क्लेम का स्टेटस देने की वजह से हमें गुड्स के डेफिनेशन में एक्शनेबल क्लेम रखना पड़ेगा क्योंकि उसमें जीएसटी लगाना है। तो हमने गुड्स के स्टेटस में एक्शनेबल क्लेम को एज अ गुड्स इंक्लूड किया है। लेकिन आगे जब मैं पढ़ाऊंगा शेड्यूल 3, तो शेड्यूल 3 में ये क्लियर कहा है कि एक्शनेबल क्लेम गुड्स है, लेकिन इसमें सिर्फ लॉटरी, बेटिंग और गैम्बलिंग यही टैक्सेबल होगी, बाकी एक्शनेबल क्लेम पे जीएसटी नहीं आएगा। इट इज आउट ऑफ द स्कोप ऑफ सप्लाई, जो शेड्यूल 3 में यहाँ पे आगे कवर किया गया है। और नेक्स्ट, ग्रोइंग क्रॉप, ग्रास, थिंग्स अटैच टू और फॉर्मिंग अ पार्ट ऑफ लैंड अग्रीड टू बी सर्व और बिफोर और अंडर द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सप्लाई, मतलब बाकी ग्रोइंग क्रॉप वगैरह जो है वो भी गुड्स के स्कोप में आएगा। चलिए, ये तो आपने डेफिनेशन गुड्स की कंप्लीट की। नेक्स्ट डेफिनेशन हम बात करते हैं सर्विसेज। सर्विसेज का स्कोप बिल्कुल यहाँ पे शाहरुख जैसा है। सर्विसेज मतलब एनीथिंग अदर देन गुड्स। गवर्नमेंट ने यहाँ कोई लूप होल नहीं छोड़ा है। मतलब अगर गुड्स के कॉन्ट्रैक्ट छोड़ के बाकी जो भी एक्टिविटी आएगी उसे सर्विसेज मान लिया जाएगा और जीएसटी के स्कोप में आ जाएगा। फिर कोई भी एक्टिविटी हो, पैसिव हो या एक्टिव हो, मतलब आप कुछ करके एक्टिविटी कर रहे हो जिसका कंसिडरेशन है तो वो सर्विस मानी जाएगी, कुछ ना करने का भी पैसा मिलता हो तो उसे सर्विस मानी जाएगी। इसलिए आप एक तरह से ये कह सकते हो कि जीएसटी में, ध्यान सुनना, जीएसटी में सब कुछ कवर हो जाएगा अगर वो फॉर कंसिडरेशन है और इन द कोर्स ऑफ बिजनेस है। सो एवरीथिंग वुड बी कवर्ड अंडर द स्कोप ऑफ जीएसटी। तो एनीथिंग अदर देन गुड्स, उसके बाद में मनी और सिक्योरिटीज इसमें से एक्सक्लूड किया गया है। साथ साथ में अगर हम बात करें तो यहाँ पे उन्होंने स्पेशल इंक्लूजन क्या किया है, ये स्पेशल इंक्लूजन पे आपका ध्यान मैं लाना चाहूँगा। दो बातें उन्होंने यहाँ पे इंक्लूड की है। सबसे पहले तो सेपरेट कंसिडरेशन चार्ज फॉर यूज ऑफ मनी, मतलब आप किसी को पैसा यूज करने देते हो वो ट्रांजेक्शन पे जीएसटी नहीं है। क्यों? क्योंकि वो गुड्स भी नहीं है और वो सर्विसेज भी नहीं है। लेकिन ध्यान रहे, अगर यूज करने के लिए आप सेपरेट कंसिडरेशन लगा रहे हो, लेट्स टेक एग्जांपल इंटरेस्ट, आपने पैसा यूज करने के लिए इंटरेस्ट लगाया तो इंटरेस्ट जो पैसा मिला आपको वो सर्विस मानी जाएगी। आपको मिला, बैंक को मिला। जैसे आपको कब मिल सकता है? अनसिक्योर्ड लोन पे। अगर आप अनसिक्योर्ड लोन देते हो तो आपको इंटरेस्ट मिल रहा है, आपको आपके एफडी पे बैंक पे इंटरेस्ट मिल रहा है। तो जिसको इंटरेस्ट मिल रहा है
वो माना जाएगा कि उसने सर्विस दी। कौन सी सर्विस दी? यूज ऑफ मनी की सर्विस दी, जिसका उसे इंटरेस्ट मिल रहा है या बैंक को इंटरेस्ट मिल रहा है। तो इंटरेस्ट ये सेपरेट कंसिडरेशन है, और ये अगर सेपरेट कंसिडरेशन आप चार्ज करते हो तो वो सर्विस माना जाएगा। लेकिन फिलहाल गवर्नमेंट ने इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए इंटरेस्ट ऑन लोन एडवांसेस और डिपॉजिट का एग्जम्पशन दिया हुआ है। फिर से एक बार कह दूं, एग्जम्पशन मतलब ऐसा नहीं कि उसके ऊपर लेवी नहीं है, लेवी है, पर फिलहाल गवर्नमेंट ने पब्लिक इंटरेस्ट में एग्जम्पशन दिया है। एग्जम्पशन उसे ही दिया जा सकता है जिसके ऊपर दोस्तों लेवी होती है। तो वो बात कर रहे हैं इंटरेस्ट के, पर फ्यूचर में इंटरेस्ट आ सकता है। क्रेडिट कार्ड का इंटरेस्ट देख लो, क्रेडिट कार्ड का इंटरेस्ट क्रेडिट कार्ड पे यहां पे जस्ट मिनट बेटा, कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रही ना? हाँ, चलिए एक एक मिनट मुझे बताइए, दोनों तरफ सही दिख रहा है ना बेटा आपको? आज ओपन हो जाएंगे पिनल, आज आज हो जाएंगे। डोंट स्पैम, प्लीज डोंट स्पैम, आज हो जाएंगे ओपन। पहले ही डाउनलोड करके रख लेना ना बेटा। दोनों तरफ सही दिख रहा है ना? ठीक है, दोनों चैनल पे। चलिए, तो अब हम बात करेंगे यहां जो है यस यस, आज हो जाएगी ओपन। हाँ, तो अब हम बात करेंगे यहां पे सेपरेट कंसिडरेशन फॉर कन्वर्जन ऑफ मनी। अगर मनी कन्वर्ट होता है तो वो सिचुएशन में, हमने इंटरेस्ट की बात कर ली, मनी अगर कन्वर्ट होता है तो वो सिचुएशन में उसका सेपरेट कंसिडरेशन, जैसे मनी चेंजर है, डॉलर टू रुपीज, रुपीज टू डॉलर, या फिर बहुत सी बार आप रुपी भी एक्सचेंज करते हो। आपके पास बड़ा नोट है 2000 का और आप एक्सचेंज में 1 रुपये के कॉइन ले रहे हो, तो उसका जो सेपरेट कमीशन चार्ज किया गया, उस सेपरेट कमीशन पे जीएसटी आता है, वो सर्विस मानी जाती है और उसको कोई एग्जम्पशन नहीं है। चलिए, अब मैं आपका ध्यान लाना चाहूंगा इस एक्सप्लेनेशन पे। एक्सप्लेनेशन फॉर रिमूवल ऑफ डाउट्स, ध्यान से सुनो। For removal of doubts, it is hereby clarified that expression services includes facilitating or arranging the transactions in securities। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे सिक्योरिटीज तो एक्सक्लूड कर दी गई, यानी आपने शेयर्स खरीदे बेचे, बॉन्ड, डिवेंचर्स एक्सेट्रा, उस पे तो जीएसटी नहीं है। लेकिन यहाँ वो ट्रांजेक्शन को अरेंज करने के लिए एक थर्ड पार्टी फैसिलिटीज दे रहे हैं या अरेंजमेंट कर रही है, तो क्या वो जो है यहाँ पे उसका कमीशन या उसके जो चार्जेस या उसका जो प्रीमियम लगता है, क्या उसके ऊपर जीएसटी आएगा? यस। इसका पहला एग्जांपल है शेयर ब्रोकर। शेयर ब्रोकर आपके सिक्योरिटीज के ट्रांजैक्शन को फैसिलिटेट करने के लिए या अरेंज करने के लिए अपना ब्रोकरेज लेता है, तो क्या उस ब्रोकरेज पे जीएसटी आएगा? यस, वो सर्विस मानी जाएगी और उस ब्रोकरेज पे जीएसटी लाया जाएगा। सेकेंड एग्जाम्पल, यहाँ पे शेयर लेंडिंग। शेयर लेंडिंग मतलब आपको याद है इसमें रिवर्स चार्ज भी था, यानी बोरोवर है और बोरोवर यहाँ वो जो एक लेंडर है, शेयर सिक्योरिटी लेंडिंग, और सिक्योरिटीज लेंडिंग में यहाँ जो बोरोवर होता है वो प्रीमियम पे करता है यहाँ पे लेंडर को, तो वो प्रीमियम ये टू फैसिलिटेट और अरेंजिंग द ट्रांजेक्शन इन सिक्योरिटी माना जाएगा और उसके ऊपर भी जीएसटी आता है और उसके ऊपर रिवर्स चार्ज में जीएसटी आता है। तो ये था रिगार्डिंग टू, जहां तक देखा जाए, गुड्स और सर्विसेज की डेफिनेशन। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो बोथ में क्या कवर किया है, जैसे कुछ ट्रांजेक्शन इंडिविजुअल नहीं होते, कंबाइन होते हैं, जिसे हम यहाँ पे कंपोजिट सप्लाई कहते हैं। लेट्स टेक एग्जांपल, यहाँ वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट या कैटरिंग और रेस्टोरेंट कैटरिंग एंड रेस्टोरेंट सर्विसेज। तो कैटरिंग वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट ये गुड्स प्लस सर्विसेज दोनों का होता है, ये कंबाइन होता है, और रेस्टोरेंट कैटरिंग ये भी कंबाइन होता है। तो ये सिचुएशन में यहाँ पे
अगर आपके कंबाइन कॉन्ट्रैक्ट है तो वो भी जीएसटी में आएंगे। लेकिन एक बात आपको अभी यहां बता दूं, वो कौन सी, बोथ का वैसे कोई ज्यादा रिलेवेंस जीएसटी में नहीं है। क्यों? क्योंकि आपको एनी कॉस्ट, कोई भी ट्रांजेक्शन्स होते हैं, क्यों ना वो कंपोजिट हो, आपको किसी एक में क्लासिफाई करना पड़ता है, आइदर वो सप्लाई ऑफ गुड्स या सप्लाई ऑफ सर्विसेज। क्यों? क्योंकि टाइम ऑफ सप्लाई, प्लेस ऑफ सप्लाई, एग्जम्पशंस, ऐसे बहुत सारी प्रोविजंस है जीएसटी में जो यहाँ पे ओनली गुड्स पे या सर्विस पे लगती है। तो आपका क्लासिफिकेशन बहुत जरूरी है। और क्लासिफिकेशन जो किया जाता है दोस्तों, क्लासिफिकेशन शेड्यूल 2 जो क्लासिफाई करता है कुछ स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट को, जिसमें वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट उन्होंने क्लियरली कहा है कि ये सप्लाई ऑफ सर्विसेज कही जाएगी। रेस्टोरेंट कैटरिंग पैरा 6 में क्लियरली कहा है कि ये सप्लाई ऑफ सर्विसेज कही जाएगी, इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट दैट कि उसमें कितना भी गुड्स इन्वॉल्व हो, वो ऑलवेज सप्लाई ऑफ सर्विसेज ही माना जाएगा। चलो बहुत अच्छी बात है। लेकिन बाकी कुछ भी और कॉन्ट्रैक्ट दी है शेड्यूल 2 में, एज वेल एज क्लासिफिकेशन का एक प्रिंसिपल जो सेक्शन 8 में दिया है, कंपोजिट और मिक्स सप्लाई, जो हम आगे देखेंगे। तो ये जो डिस्कशन हुआ हमारा गुड्स और सर्विसेज से रिलेटेड हुआ, ठीक है। यहां पे फिर जो आगे यहां जो प्राइमरी सप्लाई का कंसेप्ट है वो ये है, क्योंकि बिजनेस टैक्स है तो प्राइमरी सप्लाई का कंसेप्ट है कि ऑल फॉर्म ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ। स्टार्टिंग में तो उन्होंने ये कह दिया कि ऑल फॉर्म्स, कोई भी फॉर्म में हो, नाम कुछ भी हो, कैसे भी हो, एक्टिव हो, पैसिव हो, किसी भी फॉर्म में दिया हो तो वो सप्लाई मान लिया जाएगा अगर ये 4 कंडीशंस फुलफिल होती है। कौन सी 4 कंडीशंस? ओके, पहला, जैसे आपके फॉर्म जो है कुछ एग्जाम्पल दिए हैं, सेल, ट्रांसफर, बार्टर, एक्सचेंज, डिस्पोजल, लाइसेंस, रेंटल, लीज। ये जो फॉर्म है, इस फॉर्म में आपने सप्लाई किया, ये एग्जाम्पल है। इसके अलावा भी अगर आपके फॉर्म हो गए तो वो सप्लाई मान लिया जाएगा। लेकिन वर्ड वर्ड है मेड और अग्रीड टू बी मेड फॉर कंसिडरेशन इन द कोर्स ऑफ बिजनेस। ये चारों कंडीशंस अगर फुलफिल होगी तो आपके ऊपर जीएसटी आएगा दोस्तों। नाउ अब ये सवाल है कि सर ये चारों कंडीशंस क्या है? कंसिडरेशंस यानी क्या, बिजनेस यानी क्या, ओके, मेड और एग्रीड टू बी मेड यानी क्या, इसको हम देखेंगे यहाँ डिटेल में नेक्स्ट सेशन में। ठीक है, तो यहाँ तक हमारा डिस्कशन करना था। तो ये हमने हमारा पहला सेशन कंप्लीट किया। तो कल और आज का ये हमारा पहला सेशन था। सो दोस्तों, नोट्स कल जिन्होंने भी यहाँ बुकिंग कर ली है उनको नोट्स कल डिस्पैच हो गई है, और कल जिसने की है उनको आज डिस्पैच हो जाएगी। इसलिए ये जो बूस्टर रिवीजन कोर्स है हम बहुत अच्छा रिवीजन करेंगे। आपको बस इतना कहना चाहूँगा कि आप अपनी बुकिंग कर लो नवंबर 21 के लिए। ये फ्रेश बूस्टर अच्छे से मेरे साथ लाइव स्ट्रीमिंग में आपको कंप्लीट करना है। और आपको इतना ही करना चाहूँगा कि देखो बेटा, ये आपका जो अमाउंट है इस बार, मैं एक तरह से क्वेश्चनर जो है आपको मैंने बहुत ही कम, यानी लॉस में मैंने आपको अवेलेबल करवा के दिया है इस बार। तो ऐसा समझ लीजिएगा कि ये जो अमाउंट है आपका जो है 2000, 2500 जो भी अमाउंट होगा, सॉरी 1500 और 2500, ये जो है आपका बहुत बहुत आपका काम का अमाउंट है जिसके लिए आप बूस्टर बाय कर रहे हो। और जो नॉलेज आपको मिलेगा, यस, आपको एग्जाम में पास करवाएगा और जीएसटी का नॉलेज भी आपको स्ट्रांग करवाएगा। सो चलिए दोस्तों, यहाँ पे हाँ बाकी पुराने बूस्टर जो है उसका लिंक आज ओपन हो जाएगा। पहले ही कह देता हूँ, जो पुराने बूस्टर की लिंक थी ये 2 दिन ही ओपन रहेगी। तो आप जो है सब डाउनलोड करके रख देना, या आपको जो भी है, जो पुराने बच्चे देख रहे हैं जिनकी एग्ज़ाम अभी सीएमए स्टूडेंट है और एग्ज़ाम अभी आने वाली है तो वो देख रहे हैं, तो आप डाउनलोड करके देख लेना। लेकिन मैं कहना चाहूँगा जिसका भी नवंबर 21 एग्जामिनेशन है, मेरे साथ, मेरे एनर्जी के साथ, ओके, आप ये बूस्टर बहुत अच्छे से रिवाइज कर सकते हो। रोज सुबह 7 से 10:45 तक हम इसको रिवाइज करेंगे बूस्टर को। ठीक है दोस्तों, चलिए तो आप फटाफट बुक कर लीजिएगा, एंजॉय करेंगे। डन? यस और नो? बेटा, नेपाल वालों के लिए अभी तक सॉल्यूशन नहीं आया है कि आप पेमेंट कैसे करोगे। मैं उसका सॉल्यूशन कल तक निकालता हूं, पर आपको ऑप्शन पीडीएफ कॉपी वाला ही लेना पड़ेगा।
नहीं, वो तो आप यूट्यूब चैनल से कर सकते हो ना बेटा। यूट्यूब चैनल जो लिंक ओपन हो जाएगी वहां से ही डाउनलोड कर लो। तो चलिए, अक्टूबर 21 के लिए तो बेटा मैं सीएमए के लिए कहूँगा, ये जो अभी करंट बूस्टर बैच है आप लोगे तो यस, ये ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। हाँ, एक सवाल है कि एनआरटीपी का आईटीसी टैक्स पेएबल से ज़्यादा हो। आईटीसी तो सिर्फ उसको, एनआरटीपी को A337 का ही मिलता है ना बेटा। अगर ज़्यादा हो तो ठीक है, बैलेंस का वो रिफंड, एक्सेस आईटीसी जो है तो एक्सेस आईटीसी का वो रिफंड नहीं क्लेम कर पाएगा, वो क्रेडिट ले सकता है। नहीं, अब मैं आपको लास्ट बता देता हूं कि इस बार के बूस्टर रिवीजन वीडियो, पहले 3 लेक्चर, जैसा आज तो पहले लेक्चर का ही कंटिन्यूएशन था, पहले 3 लेक्चर यूट्यूब पे आएंगे डेमो, और उसके बाद आपको जो है ये बाय करना पड़ेगा हमारे वेबसाइट से या हमारे एसोसिएटेड पार्टनर के यहाँ से। इसमें 2 ऑप्शन है, वो सब कुछ डिस्कशन आपको अगर जानना है तो इसके पहले का मेरा जो फर्स्ट वीडियो है वो जरूर देखिएगा, पहले 15 से 20 मिनट। उसमें मैंने बहुत क्लियरली आपको समझा दिया है कि आपको कैसे बाय करना है, इसलिए मैं रिपीट नहीं करूँगा। इसके पहले वाला जो पार्ट 1 का वीडियो है वो आप अच्छे से पहला आधी घंटा देख लीजिएगा। दूसरा, हमारा क्लास टाइमिंग तो यही रहेगा 7 to 10:45। अगर कोई चेंज होता है या किसी दिन छुट्टी आती है, आने की पूरी पॉसिबिलिटीज़ है, ठीक है, छुट्टी आती है तो वो सिचुएशन में आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कीजिएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन कॉलम में टेलीग्राम ग्रुप दिया हुआ है, तो उसको आप ज्वाइन कीजिए, तो उसमें सब चीज़ें आपको अपडेट कर दी जाएगी। और कुछ चैप्टर्स की पीडीएफ भी मैंने वहाँ शेयर किया है, सो दैट वो पीडीएफ की आप प्रिंट आउट निकाल के कल से मेरा क्लास कंटिन्यू कर सकते हो। यस, टेलीग्राम लिंक में मैंने दिया है, पीडीएफ दिया है, वो डाउनलोड कीजिएगा कुछ चैप्टर्स की। जब तक आपकी फिजिकल कॉपी नहीं आती है तो मैंने सब कुछ देके आप वो डाउनलोड कर सकते हो। नहीं रक्षित, सीटीपी जो है डीम डिस्टिंक्ट पर्सन ऑफ अदर स्टेट। अच्छा, आपका अदर स्टेट के, तो यस यस बेटा, वो रजिस्टर्ड है तो कुछ दिनों के लिए डीडीपी तो माना ही जाएगा। मैं आपको संकेत यही सजेस्ट करूंगा कि ये लेक्चर करो, ज़्यादा बेटर है। डोंट मतलब अमाउंट आप पे कर रहे हो, क्या कर रहे हो, उस ये इतना मत सोचो। आप मेरे साथ लेक्चर कर लोगे तो एक आपके कंप्लीटली अपडेटेड लेक्चर भी हो जाएंगे, और यस, एक नई रिकॉर्डिंग आपके सामने आ जाएगी। चलिए, तो यहां रुकते हैं दोस्तों, कल मिलते हैं मॉर्निंग 7 o'clock। तो कल का गुड मॉर्निंग मेरे साथ होगा आईडीटी के प्रवचन के साथ। सो ओके, थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। जिसको भी कुछ भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो इसके पहले वाला वीडियो जो है, पहला आधी घंटा और आखिरी का 15 मिनट आपने देख लेना, आपको पूरी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। क्लासेस डेली होगी, पर पहले ये 3 लेक्चर यूट्यूब पे होगी और बाकी के सारे लेक्चर्स हमारे इनक्रिप्टेड सॉफ्टवेयर में होगा। सो फिर से कहता हूं, वॉट एवर यू वॉन्ट, फर्स्ट हाफ आवर ऑफ माई अर्लियर लेक्चर 01 पार्ट 1, उसमें आप देख लीजिएगा। यस रक्षित, यस यस, स्टॉक ट्रांसफर किया तो वो सिचुएशन में यहाँ पे आना जाएगा। यस, इट वुड बी ट्रीटेड एज डीडीपी। यस, इट वुड बी ट्रीटेड एज डीडीपी। तो चलिए यहां रुकते हैं। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।
एमसीक्यू बुक की लिंक टेलीग्राम में अपडेट कर दूंगा मैं। आपने नीचे जो टेलीग्राम लिंक है ज्वाइन किया होगा, तो मैं बुक अपडेट